क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू डाइकोटिलेडॉन्स कंटेन नो एंडोस्पर्म। डाइकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं तो उस एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उसको यूटिलाइज़ करते जाते हैं। इस वजह से एज़ कम्पेयर टू मोनोकॉट्स के पास एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर्ड होता है सीड के लिए, सही है। तो लेकिन डाइकोट्स जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो ये उस न्यूट्रिशन को यूज़ करते जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा? हाँ, ये वाला सही है। बाकी दो सही नहीं। एक सेकंड, ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो कॉटिलिडॉन है बेसिकली वो यूज़ करता है एंडोस्पर्म को, एम्ब्रियो नहीं यूज़ करता, सही है। एक देखो, एक स्ट्रक्चर होता है, एक जो है एम्ब्रियो वो ग्रो हो रहा है और एक एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन स्टोर होता है फॉर द एम्ब्रियो बाद में जाके सीड में कन्वर्ट होता है। और दो तरीके के सीड्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। सिंपल लफ्ज़ों में समझ लो, मोनोकॉट एक जिसमें पहले एक लीफ निकले तो वो मोनोकॉट है, दो निकले तो इस तरीके से वो डाइकॉट होता है। तो डाइकॉट के अंदर एंडोस्पर्म वाला जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो डाइकॉट्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं, सही है। एम्ब्रियो खुद नहीं यूज़ करता एंडोस्पर्म को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 18 के अंदर देखो, आप कह रहे हैं tRNA हैज़ सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, जिसे आप पॉलीजोम कहते हो। क्या होता है? राइबोसोम का क्लस्टर साथ में जो जुड़ा होता है उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहा जाता है। इसके साथ एक tRNA की स्ट्रैंड आके अटैच होती है और ये ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन की, एज़ कम्पेयर टू अगर एक सिंगल राइबोसोम है और एक सिंगल tRNA है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। कह रहा है वैली रोज़। अब देखो, इन्फॉर्मेशन को पढ़ो। एक है माउंटेन रोज़, एक है वैली रोज़। वैली रोज़ क्या है? कम्प्लीटली डोमिनेंट है, आर, कैपिटल आर से डिनोट किया है इन्होंने इसको। और जो माउंटेन रोज़ है वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो वैली, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, वैली रोज़ क्या है? कैपिटल आर। और जो माउंटेन रोज़ है जिसे आपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। पिंक रोज़ कलर, पिंक को यहाँ पर इन्होंने कैपिटल पी से डिनोट किया है। और दूसरा हमारे पास कलर है वाइट रोज़ का, और वाइट वाले को स्मॉल पी से। अब कह रहे हैं कि एक हमारे पास ये है, जीनोटाइप है आर, कैपिटल आर, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, यानी कि वैली, ये तो वैली हो गया। और ये क्या हुआ? कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है, तो कैपिटल वाला पिंक है। तो आप ये बोलो कि ये, इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या है? दिस इज़ माउंटेन, सॉरी नॉट माउंटेन, दिस इज़ वैली पिंक रोज़। कह रहा है कि अगर इस रोज़ को मैं इस क्रॉस्ड, अगर इस, ये रोज़ कौन सा है? वैली पिंक है। अगर इसको मैं क्रॉस करवा दूँ एक माउंटेन वाइट रोज़ के साथ, पहले तो माउंटेन वाइट रोज़ का जीनोटाइप बनाते हैं। माउंटेन वाइट रोज़, माउंटेन आप कैसे शो करोगे? स्मॉल आर से, तो दोनों स्मॉल आर्स होंगे, सही है। और वाइट रोज़ है, वाइट रोज़ का मतलब क्या है? यानी कि स्मॉल पी होंगे। अगर हम इनका जीनोटाइप बनाएं, इसके गैमेट्स बनाएं, तो ये कैसे दिखेंगे? कुछ इस तरीके से। और क्योंकि ये सेम है तो अब इसका एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल पी, स्मॉल आर एंड स्मॉल पी। अब इनको हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल पी, ये जब इससे क्रॉस करेगा तो स्मॉल आर, स्मॉल पी। सेम जब ये से क्रॉस करेगा तो कैपिटल। अच्छा, इसको अब मैं सही प्रॉपर करके लिख देती हूँ। ये दो हमारे पास क्या बना है? प्रोजनी बनी है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैली। तो दोनों ही वैली रोज़ हैं, तो ये तो समझ आ गया कि दोनों जो प्रोजनी है वो वैली रोज़ की है। और ये कैपिटल पी वाला, इसका मतलब पिंक। तो एक हमारे पास वैली पिंक बना है और दूसरा वाला, दोनों स्मॉल हैं, तो एक हमारे पास वैली वाइट बना है। दो प्रोजनी है और एक वैली पिंक है और एक वैली वाइट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साफ साफ सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जी स्कीम। आपने अगर लाइट रिएक्शन पढ़ा तो उसमें जी स्कीम होती है।
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड होते हैं। इसका मतलब एक्साइड हो रहा है, इसका मतलब डी एक्साइड हो रहा है, इसका मतलब एक्साइड हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चेंज चल रही होती हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 2 में और एक फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से और यहाँ से बनता है हमारा ATP। जबकि जो फोटो सिस्टम 1 है उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं फोटो सिस्टम 2 से, तो ये दूसरी इलेक्ट्रॉन चेंज हो गई और यहाँ से बनता है NADPH2। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज चल रही हैं। क्योंकि इन वन साइकिल 1 ATP इज़ प्रोड्यूस्ड एंड 1 NADPH इन अनदर साइकिल। ये सही है। इन बोथ एक साइकिल के अंदर, अच्छा कह रहा है कि एक साइकिल में एक ATP बनता है और दूसरी साइकिल के अंदर एक NADPH2 बनता है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर कह रहा है दोनों साइकिल्स के अंदर ATP प्रोड्यूस होता है, ये तो गलत है। और नंबर सी में कह रहा है एक साइकिल में एक ATP प्रोड्यूस होता है और दूसरे में FADH2 प्रोड्यूस होता है। FADH2 भी इस तरीके से एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन में NADPH2 बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज़ rRNA यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर क्लॉक इंस्टेड ऑफ tRNA। मॉलिक्यूलर क्लॉक एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो RNA होता है, rRNA, स्पेशली rRNA, इसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारे एंसेस्टर्स के साथ। हमारा DNA कितना मिलता है, क्या चेंजेस आए हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ से है। तो ये जो स्टडी होती है ना, इसके लिए प्रॉपर टर्म यूज़ होता है, स्टार्ट विथ P आई गेस, आई थिंक इट्स फाइलोजेनी। हाँ, मेरे ख्याल से फाइलोजेनी है। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स क्या थे, अब वो कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं कंजर्व्ड DNA RNA के टुकड़ों से पता लगता है और rRNA इसके लिए बेस्ट है। इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर rRNA क्या है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, ये बड़ा स्टेबल होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, ये कंजर्व्ड जीन होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि tRNA ये तो नहीं होगा, rRNA डबल स्टैंडर्ड होता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है।